अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक एवरीबॉडी। जो आज ईद मना रहे हैं, जैसे कि हमें ये पता है कि मिडिल ईस्ट में, यूएई में, सऊदीया में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, तो जहाँ जहाँ मुसलमान हैं जो आज ईद मना रहे हैं, आप लोगों को बहुत 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 ईद मुबारक। और इंशाल्लाह आप कल हमें ईद मुबारक कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपको पता है कि तकरीबन बहुत सी फैमिलीज अब ऐसी हैं जिसमें अगर 4 बहन भाई हैं तो 2 कहीं और हैं, 1 कहीं और हैं, 1 कहीं और हैं। तो हम दोनों के साथ भी ऐसा ही है। तो मेरी ज़्यादातर बहनें आज ही ईद मना रही हैं, तो ईद मुबारक टू देम एज वेल। और सबसे ज़्यादा इंतज़ार पता है ईद वाले दिन किस चीज़ का होता है? नाना नानी या दादा दादी को अपने पोता पोती या नवासे नवासियों की ईद के कपड़ों में तस्वीरों का। हाँ, ये और इसलिए बेशक आप कहीं जा रहे हो ना जा रहे हो, जो कि बाय द वे हम तो एडवाइस यही कर रहे हैं कि घर से ना निकले, लेकिन अगर आप घर में भी हो तो तैयार हो के, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, तो वो तस्वीर ज़रूर खिंचवानी है। और पहले होती थी तैयारी कि आपने कहीं बाहर निकलना है तो आप तैयार होंगे, और घर में होंगे तो बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। लेकिन अब तो हम घर में बैठे बैठे तैयार हो जाते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ नाउ वायरल। तो कल के हवाले से बता दें कि कल हमारी ईद होगी और हमने कुछ स्पेशल शोज़ जो हैं वो तैयार किए हैं आपके लिए। तो ऑलरेडी हम आपको एक फीलर जो है वो दे रहे हैं, सो यू विल बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ स्टार्स ऑन आवर सेट। अच्छा जी, एक सवाल हमने आपसे पूछना है आज, क्योंकि आपको पता है हम महंगाई का अक्सर तस्करा करते हैं और ज़ाहिर है महंगाई हो भी बहुत ज़्यादा गई है, पर्टिकुलरली जब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ का असर जो है वो कसाईयों के रेट्स पर भी पड़ा है। अब क्या हुआ जनाब? आप मुझे बताइए कि 4,000 या 3,500 या 3,000 या एट टाइम्स 2,500 में भी जो बकरा ज़िबा हो जाता था, अब कसाई डिमांड ही 5 या 6,000 रुपये कर रहा है। और बड़े जानवर का यानी कि गाय या बैल का 20,000 रुपये से कम कोई आने में तैयार नहीं है। मैं मुख्तलिफ इलाकों की बात करूँ, आई एम श्योर कि इससे नीचे भी रेट्स आपको मिल जाएंगे, नेगोशिएट करेंगे आप, लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ लॉट। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी रिडंडेंट डिस्कशन, बिकॉज जहाँ बकरा आपको मिल जाता था 9, 10, 12,000 तक का, तो मैंने खुद लिया हुआ है, अब 35 से नीचे आपको कुछ खास चीज़ मिल नहीं रही। तो नेचुरली फिर वो कसाईयों के बकरों की जब प्राइसेस जहाँ जा रही हैं, सारी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो बेचारे कसाई क्यों ना कमाएं? आई एम सॉरी, आई एम ऑन द साइड ऑफ द कसाई, बिकॉज वो क्यों 2,000 पे बैठे रहे जब बाकी चीजें देखोगे फिर कसाईयों का तो इनकम जो वो बढ़ रही है, लेकिन जिन्होंने उन्हें पैसे देने हैं मुझे नहीं लगता कि उनकी भी इतनी ही खास तरीके से बढ़ रही है। लॉन्ग डिबेट ऑब्वियसली किसी की उस तरह हो नहीं रही। और कल हम बाय द वे याद है ना आपको कितनी लंबी हमने इस पर डिस्कशन भी की थी। अब इस बात पे क्या रोना, जो चीज़ करनी है वो तो करनी है, और लोग माशाल्लाह कर भी रहे हैं। आपने देखा करोड़ों रुपए की तो बैलें और ये कुर्बानी के जानवर, मतलब एक एक घर में जा रहे हैं। ये जो सजावट होती है ना कुर्बानी के जानवरों की, जिन्होंने बड़े फैंसी जानवर लिए होते हैं, हज़ारों रुपए की, तो उनकी सजावट में लग जाते हैं। तो लिहाजा लोगों का शौक भी है, पीपल पुट इन दैट काइंड ऑफ मनी। और अगर कोई चार्ज कर रहा है जी बहुत इतने के अब ये प्राइसेस हो चुकी हैं, तो देने वाले भी तो हैं ना। अच्छा, मेरे दोस्त ने ना मुझे वो एक कमर पे बांधने के लिए ना, बड़े बैल थे उसके घर, तो एक उसके पास फालतू था, वो एक ब्रेसलेट सा होता है, एक पट्टा सा होता है, आपकी कमर में नहीं मेरे बैल की कमर में बांधने के लिए। अब उसके बड़े थे, अब उन्हीं के साइज का बना हुआ था, तो मेरे बेचारे बैल के 2 दफा लिपट गया वो। सोचे उस बैल को कितना वैसे अफसोस ही हुआ होगा कि मुझे तो सही जानदार होना था, तो 2 बार चीज लिपट जाए। एनीवे, कहानियां आप भी लिख सकते हैं अपने जानवर की, हमें ट्वीट कर सकते हैं, तस्वीरें और तैयारियों की जरूर हमें आप तस्वीरें भेजें। लेकिन इस सब में न भूलें कि पाकिस्तान में ओवरऑल कोरोना वायरस बढ़ने की रफ्तार जो है वो उसकी रेशो 5% से बढ़ चुकी है, और ये वेरिएंट जंगल में आग की तरह लिटरली फैल रहा है। एवरीबॉडी 5.25, सो 5.25 जो है ये रेट हो चुका है। अच्छा जी, टॉप स्टोरी, वन ऑफ द टॉप स्टोरीज, दिस शुडंट कम एज अ सरप्राइज। हमें पता ही है भारत का रवैया पाकिस्तान की तरफ कैसा है, और पाकिस्तान को मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान की कोशिशों को सबोताश करने के लिए भारत साजिशें करता रहता है, पसे पर्दा भी और बरमला भी। और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की साजिशों का भांडा फूट किया, एक और साजिश का यानी कि भांडा फूट किया। पाकिस्तान को फ्लैट ग्रे लिस्ट में रखने के लिए भारत ने आलमी सतह पर साजिश रचाई। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत उनकी काबीना के अहम अरकान की जासूसी की कोशिश भी की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में शामिल रहनुमा मोदी हुकूमत ने यकीनी बनाया। दूसरी जानिब बरतानिया के कौमी अखबार द गार्जियन और अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट समेत दुनिया के 16 इदारों की मुश्तरका तहकीकात में नया इंकशाफ भी सामने आया है। और रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं, भारत ने इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी काबीना, मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों और सहाफ़ियों समेत तकरीबन
50,000 से ज़ायद लोगों के फ़ोन्स हैक करने की कोशिश की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का एतराफ़ी बयान और फिर ये रिपोर्ट भारत के साजिशी किरदार को बेनकाब कर रही है। सवाल ये है कि FATF कैसे पाकिस्तान के खिलाफ सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रही है। वज़ारत ख़ारजा को इसका भी तोड़ करना चाहिए। और सर्टनली वज़ारत ख़ारजा की डोमेन में ही आता है ज़्यादातर मामला। अगर इंडिया लॉबिंग कर रहा है इंटरनेशनली हमारे खिलाफ, तो हमारी काउंटर लॉबिंग जो है वो कितनी मौसर और मुतहर्रिक साबित हो रही है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मुताल्लिक, और दीगर इशूज़ भी हैं कुछ, वो भी डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। FATF ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखवाने में भारत का किरदार था, ये बात ढकी छुपी थी, लेकिन अब तो हक़ाइक़ खुलकर सामने आ गए हैं। ये बता दीजिए कि भारत का इतना असर व रसूख कैसे हो गया ग्रेजुअली आलमी इदारों पर कि पाकिस्तान के खिलाफ वो इस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है, और अगर वो कर रहा है तो हमारा काउंटर नैरेटिव क्या है, या फिर हम उसके प्रोपेगेंडे को किस तरह हैंडल और डील कर रहे हैं? जी देखें, सबसे पहली तो ये बात है कि पाकिस्तान ने जब से ये FATF का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, हमने कंसिस्टेंटली ये मेंटेन किया कि भारत इस प्रोसेस को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है। हम ये समझते हैं कि ये एक टेक्निकल प्रोसेस है और इसमें किसी किस्म की पॉलिटिकल कंसिडरेशंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ये भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से अभी उसकी स्टेटमेंट आई है, जो हम ये समझते हैं कि एक कन्फेशन है भारत की तरफ से कि उन्होंने इस प्रोसेस को पॉलिटिसाइज किया, उन्होंने इस प्रोसेस को अब्यूज़ किया। तो हम ये समझते हैं कि FATF को भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, और हमारी जो खदशात थे जो हमने बारहा शेयर किए वो अब सही साबित हो गए हैं कि ये एक टेक्निकल प्रोसेस को भारत ने पॉलिटिसाइज किया। दूसरी बात ये है कि हम इस इशू के ऊपर FATF के प्रेसिडेंट को भी खत लिखने जा रहे हैं, जिसमें हम उन्हें ये बताएंगे कि जी देखें, भारत की तरफ से अब ये उनकी एक क्लियर कन्फेशन स्टेटमेंट आ गई है, जिसमें उन्होंने खुद इस बात का इकरार किया है कि हमने इस प्रोसेस को यूज़ किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। दूसरा, हम ये भी समझते हैं कि भारत की तरफ से ये देखें कि जो पाकिस्तान की एवेल्युएशन हो रही है उसमें को-चेयर उस ग्रुप के हवाले से भारत के क्रेडेंशियल्स अब सीरियसली हार्म हुए हैं। तो इस वक्त भारत इस पोजीशन में नहीं है कि वो वहाँ पर बैठ सके। इस हवाले से भी हम ये कहेंगे कि जी इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है। अच्छा जाहिद साहब, ये तो सारी बात आपकी सुन ली, लेकिन ये तो इन इदारों की साख पर भी एक सवाल बनता है बिल्कुल। तो अब भारत ने दावा कर दिया रद्द अमल पाकिस्तान को देना है, तो क्या आलमी सतह पर इस मामले को उठाने का कोई इरादा है? और साथ ही साथ आपने बड़ा अहम सवाल किया हुमा, अफगान सफ़ीर की जो बेटी वाला मामला है वो भी बड़ा डिस्कशन में है आजकल। बताइएगा, अफगान हुकूमत का जो रद्द अमल सामने आया है, इस पे उनसे क्या बात हुई है, क्या प्रोग्रेस हो रही है? देखिए, इसमें जो ये वाकया हम ये समझते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया है ये जो अफगान एम्बेसडर की डॉटर का, लेकिन उसमें फौरी तौर पर एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी गई। उसमें हाईएस्ट लेवल से पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने ये हिदायत दी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाए, और जो कोई भी अगर इसमें कल्प्रिट है उसे अकाउंटेबल किया जाए। लेकिन हम साथ ये भी समझते हैं कि जो अफगानिस्तान की तरफ से इस वक्त फैसला आया है अपने सफ़ीर को और दूसरे सीनियर एम्बेसडर्स को वापस बुलाने का, वो अनफॉर्चुनेट है, रिग्रेटेबल है, और हम ये भी समझते हैं कि अफगानिस्तान को अपने इस फैसले को रिव्यू करना चाहिए। अच्छा जाहिद साहब, ये भी आपने समझा दिया, लेकिन एक और अहम मामले पर भी आपका मौक़िफ़ चाहिए। इजरायली कंपनी के सॉफ्टवेयर के ज़रिए दुनिया भर में हज़ारों अफराद की जासूसी का इंकशाफ हुआ है, और पाकिस्तान को ऑब्वियसली इस पर बड़ी तशवीश होनी चाहिए। तो करना क्या है इस बारे में? जी बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि देखें, ये तो पहले जब EU डिसइंफो लैब इंडियन क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट आई तो उसमें ये साबित हुआ कि किस तरह भारत जो है वो एक मनफी प्रोपेगेंडा करता है, किस तरह उसके लिए वो फेक आईडीज क्रिएट करता है, किस तरह जाली थिंक टैंक क्रिएट करता है। और अभी भी हम ये समझते हैं कि ये जो फासिस्ट रिजीम्स इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, ये जो डिसेंट की वॉइसेस को अपने मुल्क में दबाने की कोशिश करते हैं, या बाकी जो है वो हमसाया ममालिक में और उन ममालिक को जिन्हें वो टारगेट करते हैं, उसके लिए हम ये समझते हैं कि इंतहाई तशवीश का बायस है। जी ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका।
जाहिद हफीज साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स होप कि हमारा जो दफ्तर खारिजा है, ऑफ व्हाट इंडिया इज अप टू, ये थिंक टैंक्स बनाना, ये लॉबिंग करना, ये बड़े अरसे से सिलसिला एक्चुअली चल रहा है और इस पे हमने भी पहले बात की है और इस पे पहले बात होती भी रही है। एंड पाकिस्तान शुड टेक अ टफर अच्छा मेरी बात सुने, व्हाई शुड वी एक्सपेक्ट कि इंडिया वुड स्टॉप? Why do we expect? I think this is a very unrealistic expectation. वो तो अपना काम करते रहेंगे. We need to be more proactive. Yes. सारा काम तो हमारा होना चाहिए. We need to gear up और हमें जो वो काम कर रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए अपने थिंक टैंक और अपनी लॉबिंग और अपना काम करना है। तो वो जो कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे, हम जाहिर है उसको आलमी सतह पे रिकॉर्ड कराते रहें, लेकिन आपको भी हकायक पर मबनी ये बात पता होनी चाहिए कि दुनिया कुछ नहीं करेगी। और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फैटिफ की अगर हम बात करें, if they are being influenced by these propagandas, then that needs to be looked into as well. क्योंकि हमें अगर वो पूरी कंडीशंस पूरी करनी होती हैं, ये सारे नुकात पूरे करने होते हैं, फिर हम ग्रे लिस्ट से निकलेंगे एंड ऑल दैट, यू नो दैट। तो जब अगर कोई और लॉबिंग कर रहा है तो then why are we, हम क्यों फिर उनके पीछे पड़े हुए हैं कि जी हमें आपकी एक्रेडिटेशन चाहिए या आप हमें लिस्ट से निकालें? पता we should not, we need to reassess हम ये इस बात पे तो लग जाएं कि भाई दुनिया के सामने ये भारत का असली चेहरा रखें कि वो किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इन इदारों को सियासी बना रहा है और पोलिटिसाइज करके इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी भी उसी हिसाब से तरतीब देनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब you cannot blame anybody नहीं करना चाहिए that. कि हम शिकायत लगाएंगे तो भारत रुक जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा चल, अब छोड़ देते हैं सब कुछ और आज काफ़ी दुनिया में ईद भी है तो हम फिर थोड़ी सी we'll have to neutralize some things, तो हम बात करते हैं, क्या क्रिकेट की बात कर क्रिकेट की बात कर लेते हैं। वैसे तो इतनी को बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं है जिसको आप ईद से जोड़िए, लेकिन चूंकि आज मैच है तो फिर कर ही लेते हैं ना। ईद से मैंने जोड़ी थी बट टुडे इज द मैच। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जी T20 सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा और पहले मैच में तो शानदार जीत हासिल की थी, आपको याद ही होगा, और पाकिस्तान टीम दूसरे मैच में वैसे अलबत्ता ढेर हो गई थी और 201 रन्स के ताकुब में कौमी टीम 155 रन ही बना सकी थी। ये पिछली वाले मैच की हम बात कर रहे हैं। सीरीज 1-1 से बराबर होने के बाद आज का मैच जो होगा वो बड़ा डिसाइसिव होगा। अब्दुल्ला, फैसला कुन होगा। ग्रीन शर्ट्स को बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब शोबों में परफॉर्म करना पड़ेगा और जाहिर है कप्तान बाबर आजम ने भी दूसरे मैच की गलतियां आज ना दोहराने का अज़्म जाहिर किया है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच 10:30 बजे रात शुरू होगा। तो हमारी चांद रात जो है ना, मैं तो कहता हूँ मैच देखकर ही गुजरनी चाहिए। तो बाहर जाने से इज्तनाब करें, बाहर रश ना लगाएं, क्योंकि जिस तरह से कोविड फैल रहा है, मेरे घर वाले भी जिद कर रहे थे कि भाई यहाँ जाना है जानवर देखने के लिए। मैंने कहा कहीं नहीं कोई जा रहा जानवर देखने के लिए, घर में बैठे और रोज रोज तो नहीं जा सकते। और अब्दुल्ला तो पिछले एक हफ्ते से ही जा रहे हैं अदरवाइज, क्योंकि हम आपकी सोशल मीडिया पे स्टोरीज से हमें पता चल जाता है ना। अच्छा, सिकंदर वक्त हमारे साथ है, उनसे भी तो पूछ ले कि आज हम मैच देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। सिकंदर, क्या हाल है आपका? और सिकंदर, हमने एंड में ये चीज़ कही थी कि होपफुली बाबर आजम आज के मैच में वो गलतियां नहीं करेंगे जो पिछले मैचेस में हुई हैं, तो ये क्या गलतियां, मतलब पॉइंट देम आउट वंस अगेन। so sure about it though. Point out once again. देखें, सबसे पहले तो उन लोगों को ईद मुबारक जो ईद मना रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे आप पूछ रहे थे कि सस्ता बकरा, तो मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पुराना हूँ आप में से 50 रुपए का बकरा खरीदा भाई। Oh my God. हाँ, मैं इतना पुराना हूँ। काश कि आपको 20-30 ले लेते 50-50 रुपए के और बिजनेस स्टार्ट कर लेते। उस वक्त ले लेता मैं। खैर, एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। देखिए, क्रिकेट का ये है कि इस जो लास्ट हमने जो शिकस्त हुई है इसमें हमें गुस्सा है, हमें अफसोस नहीं है कि हम हार गए। देखें, लड़के यही हैं, इन्हीं से में 1-2 ऊपर नीचे हो जाएंगे, मगर जो नालायकी थी वो टीम मैनेजमेंट की तरफ से थी। नंबर 1, जब वो ग्राउंड पे जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले जाकर आप पिच देखते हैं, तो आपने पिच गलत रीड की। वहाँ पे वकार और मिसबा जैसे सीनियर खिलाड़ी मौजूद हैं और बाबर भी साथ हैं, इतने सारे टेस्ट क्रिकेटर हैं, सब ने मिलकर, ऑब्वियसली छोटे वालों की तो बात नहीं हुई थी, उन्होंने गलत पिच रीड की। हमने 1.5 स्पिनर खिलाया, यानी कि एक हमने शादाब को खिलाया और आधा जो है वो इमाद वसीम में वो स्पिनर नहीं है, वो ड्रिफ्ट करते हैं बॉल को, और उन्होंने 3 खिलाए। तो नंबर 1 गलती ये होगी। दूसरी गलती ये की कि टॉस जीते इसलिए कि पिच को रीड नहीं सही कर सके तो उन्होंने बैटिंग कर ली, सॉरी बॉलिंग कर ली। 2 गलतियां होगी। तीसरी गलती जो है वो कप्तान की तरफ से हुई। वो कप्तान ये कि जी इतने नालायक थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ये पिच जो है स्पिनिंग है, तो उनको अपने ऑप्शंस बदल देने चाहिए थे, फौरन अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए, जो स्मार्ट कैप्टन होता है। उन्होंने नहीं की, वही फास्ट बॉलर से कराते रहे और फुट खाते रहे। उसके बायस आप देखें तो इंग्लैंड ने
अपने जो जॉर्डन था उसको 1 ओवर कराया, बाकी सारे स्पिनर से करा के हमसे मैच जीत के ले गए। अच्छा, और एक गलती सोने पे सुहागा वो ये था कि मैनेजमेंट शायद ड्रेसिंग रूम में सो रही थी कि उन्होंने फौरन अंदर मैसेज करना था कि यार जितने भी आपका स्पिनिंग ऑप्शंस है वो कर लें। उनके पास हफीज था, हफीज से वो बॉल करा सकते थे, फकर भी लेफ्ट आर्म स्पिन कराता है। देखिए जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। तो सिकंदर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट हियर इन दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आपको क्या लगता है, जाहिर है कि जिन लोगों की ये जॉब है, जो इसके पैसे लेते हैं, वो क्या ये सोच नहीं रहे होंगे, या वो रिलक्टेंट, या दे आर नॉट वेरी प्रॉब्ली इंटरेस्टेड इन देयर जॉब, या वो बहुत डिफेंसिव अप्रोच के साथ चल रहे हैं कि हाँ जो एक दफ़ा प्लान बना लिया उसको इधर उधर नहीं करना? व्हाट इज गोइंग ऑन देयर? आपका सवाल बहुत वैलिड है, नालायकी है। इसलिए देखें, आप जितने भी टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो बहुत गुस्से में हैं कि यार इतनी ऑब्वियस चीज थी और वो वहां बैठे क्या कर रहे थे, राइट? हमारे यहाँ पूरी टीम में एक वायरस है, उसका नाम है विनिंग कॉम्बिनेशन, कि जी विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगा। ये बहुत बड़ा वायरस है, ये पाकिस्तान से लेके चलते हैं ये लोग, और वहां जाके सिचुएशन देखते ही नहीं और वो उसी लड़कों को खिलाते रहते हैं। इस तरह नहीं होता, उनको हर मैच के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना चाहिए था। और यही वजह है कि सारे लोग जो हैं इस वक्त टीम मैनेजमेंट को तब्दील करने की बात इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर वो मौजूद थे, इतनी गलतियां हो रही थी और उनको किसी को होश ही नहीं था कि वहां क्या हो रहा है। अब यही लड़के आज जीत सकते हैं, आराम से जीत सकते हैं, वो इतने कैपेबल हैं, मगर आप टीम तो प्रॉपर खिलाएं। देखिए इंग्लैंड जो है यूएई में वर्ल्ड कप हो रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है, अपने स्पिनर्स को खिला रहा है। हम यूएई की वर्ल्ड कप में तैयारी नहीं कर रहे, पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। हमें चाहिए था कि उसकी तैयारी करते, उस्मान कादिर को खिला देते, आपके पास नवाज था उसमें से किसी को खिला देते, हम ये बिल्कुल नहीं किया। तो इसीलिए लोग सख्त नाराज हैं टीम मैनेजमेंट पे कि वो वहां पर बैठी सो रही है, जिस तरह के आपने बताया। बोला अच्छा सिकंदर, ये तो फिर बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग किस्म की हमारी रिपोर्ट कार्ड होगी, बिकॉज इट डज सीम के टॉप टू बॉटम कोई डिसीजन मेकिंग सही कर ही नहीं रहा, ऑलमोस्ट कि कोई नजरसानी नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा। विनिंग कॉम्बिनेशन एक दफा विन कर गई होगी, अगले 10 बार नहीं कर रही, चेंज इट। तो ये सीरीज गुजर जाने के बाद पाकिस्तान के पास कुछ वक्त तो होगा पूरा जायजा लेने के लिए। आपको लगता है कि वी हैव द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी टू एक्चुअली सिट and make those changes? आगे भी टूर आ रहा है, because obviously यहाँ बात खत्म तो नहीं हो रही। देखिए इसके बाद हम वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड का टूर है, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप है और बीच में एक आधा मैच और भी हैं। आपको ये सवाल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जाता है ना कि जी आपने ऐसे लोगों को कैसे अपॉइंट किया, क्या आप पूछते नहीं उनसे कि आप ये क्या कर रहे थे? पूरे पाकिस्तान में जो क्रिकेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये चीज हो रही है और आप सो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अभी एकदम से आप कोचेस को चेंज कर देंगे वो भी इतना अच्छा नहीं, जो नया आएगा वो पता नहीं क्या करेगा। तो फिलहाल इनको समझाएं कि भाई आप कुछ सोचें, प्रोएक्टिव हो जाएं, वहां पर ये ना करें कि जी विनिंग कॉम्बिनेशन। तो सारी सिचुएशन, हर ग्राउंड की अपनी एक सिचुएशन होती है, उसके हिसाब से खेली जाती है। इट सीम्स क्लियरली कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वैसे इधर, बिकॉज अगर टोटली एग्री, बिल्कुल नहीं है अकाउंटेबिलिटी, बस वो चल रहा है, बस एक तब्दीली आ गई है, वो उस तब्दीली पे चल रहे हैं। और जब जीत जाते हैं तो बड़े खुशियां मनाना शुरू हो जाते हैं, ढोल लड़के शुरू हो जाते हैं। तो हमारे जो एक कोच हैं उन्होंने चंदा मांगना शुरू कर दिया, एक मैच जीते नहीं, उन्होंने कहा जी मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आप डोनेशन देना शुरू कर दें। यानी ऐसा नहीं होता। और अब आगे वर्ल्ड कप के लिए तैयारी पकड़नी चाहिए ना, वी शुड ऑलरेडी हैव आवर आईज ऑन दैट, बट ऐसा लगता नहीं है कि अभी से उसके लिए कोई प्लानिंग हो रही है। नहीं, हमारा टारगेट है, हमें वहाँ की जो पिचेस है, देखें जब एशिया कप हुआ था 2017 में, मैं वहीं दुबई में था, भारत 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहा था, हम 1 के साथ खेल रहे थे, हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे थे, वो 2 के साथ खेल रहे थे। ये फर्क है सोच में। आप जाते हैं जिस ग्राउंड के ऊपर, जिस एनवायरनमेंट में, उस हिसाब से टीम बनाते हैं। ये नहीं करते कि पाकिस्तान से बना के ले जाएं कि यही लड़के खेलेंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी तो पता नहीं, आप नहीं सोचेंगे तो फिर कब सोचेंगे, और अब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो पता नहीं कब होगी। थैंक यू सो मच सिकंदर, लेकिन अब तो आपको 50 रुपए में कोई बकरा नहीं मिलने वाला, अब तो आप जरा बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा। 50,000 तक जाना पड़ता है अब तो, बकरे भी लाखों में है, आपको पता है ना। मिनिमम आई रिमेंबर ऑफ बकरा प्राइस इज 4,000, 5,000, 6,000। बिल्कुल ही मैं अंडर 10 तो आराम से होते थे। हाँ, मतलब ये ओवर 10 तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि मतलब अगर महंगा, बहुत ही कोई उसमें सोना लगा होगा ना, तो ओवर 10 जा रही है। 10,000 का कोई बकरा लाता ना तो वो बहुत बड़ी बात है। ढूंढना स्टार्ट हो जाते थे कि इसके ऊपर कोई हीरे की पेरसिंग हुई होगी। बट कहने का मतलब ये है कि अब इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब
कि वही बात होगी कि तनख्वाहें और वो सारी आपकी उस तरह नहीं बढ़ रहे जिस तरह ये प्राइसेस बढ़ रही हैं और आप पीछे पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, महंगाई पे हम अगले घंटे में तफसील से बात करेंगे। नहीं क्योंकि हमारा तो फेवरेट टॉपिक है हमारा फेवरेट टॉपिक है बिकॉज यू नो ये मेरे हुमा के आप सबके जितने हमारी टीम लोग यहाँ मौजूद हैं उन सबके दिल की आवाज़ होती है जिसको हम सोचते हैं कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए और कुछ गम गलत कर लेना चाहिए। और एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। अगर सवाल ही नहीं उठाए जाएंगे तो आगे फिर हमें किस तरह पता चलेगा कि क्या हो रहा है, ये किस तरह डिवाइस होगा कि हाउ थिंग्स नीड टू चेंज। अच्छा, वज़ीर आज़म के मौके खुसूसी अली नवाज अवान हमारे साथ मौजूद होंगे। आई होप उनका मूड अच्छा हो तो हम कर देंगे अच्छा मूड। कराची में कोरोना की चौथी लहर तशवीशनाक सूरत अख्तियार कर गई है। कल भी हमने आपको बताया था जो जितने टोटल केसेस आ रहे हैं पूरे मुल्क में आधे से ज़ायद अब कराची से आ रहे हैं। मुस्बत केसेस की शरह 25% से भी ऊपर चली गई है। डेल्टा वेरिएंट के केसेस भी मुसलसल सामने आ रहे हैं और मोहलिक वेरिएंट के केसेस की शरह 92% तक जा पहुंची है। और आपको बताएं कि बढ़ते केसेस के सबब एक्सपो सेंटर समेत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी है और डॉक्टरों और तिब्बी अमले में भी कोरोना की तशखीस हो रही है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कैसर सजाद ने खबरदार किया है कि कराची और लाहौर में तेज़ी से फैलते डेल्टा वेरिएंट को वक्त पर काबू नहीं किया गया तो हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। ईद पर अंदरून मुल्क सफ़र करने वालों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये तो हम आपको काफ़ी दिनों से वैसे कह भी रहे हैं। माहिरीन सेहत ने भी हुकूमत से कराची में हेल्थ इमरजेंसी के नफाज का मुतालबा कर दिया है और तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल में अवाम का रवैया, अब मैं इसके बारे में वैसे क्या बताऊं कि अवाम का रवैया जो है वो बहुत ही लगता है कि अब वो बिल्कुल उस तरह सीरियस नहीं लगता, क्या है वो बिल्कुल उस तरह सीरियस नहीं है। जगह जगह रश है, जगह जगह जमघट्टा है, चौथी लहर संजीदा लेने को कोई तैयार नहीं है। ठीक है, अब जाना है तो जाना है, मास्क तो पहन लो। You know, I was just passing by a road और बड़े जानवर थे वहाँ पे रश लगा हुआ था एंड मैंने रुक के सिर्फ ये देखा कि कितने फीसद लोगों ने मास्क पहना हुआ है। लिटरली 2 से 3% लोगों ने मास्क पहना होता है। अगर 2 से 3 लोगों ने मास्क टोटल वैसे अगर 100 लोग खड़े हों तो 3-4 लोग आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं कि कितने लोगों ने मास्क पहना हुआ है। इंडस अस्पताल के सरबरा डॉक्टर अब्दुल बारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या अब हमारी तैयारी है। कराची की सूरत हाल बहुत अलार्मिंग है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी। डॉक्टर बारी, कराची में कोरोना केसेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ने की इत्तलात हैं। बताया जा रहा है कि अस्पतालों पर भी प्रेशर बढ़ गया है। आपका इदारा हम सबको पता है पहले दिन से इस पे काम कर रहा है। क्या आपके पास अपडेट्स हैं? क्या ये डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा अब फैल रहा है या इससे पुराने जो वेरिएंट्स हैं वो भी साथ साथ बढ़ रहे हैं? हमारा हॉस्पिटल तो एक फेवर्ड हॉस्पिटल है, इसलिए पहले बढ़ता है और उसके बाद आखिर में ही खाली होता है। तो अभी 3-4 दिन से इसके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ गया है। हमारे तमाम बेड्स बढ़े हुए हैं। इमरजेंसी में भी जो इमरजेंसी के बेड्स वो भी बढ़े हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेड भी हमने लगाए हैं, वहाँ पर भी भरे हुए हैं। और अब वेटिंग हो रही है, कुछ डाइवर्जन करना पड़ रहा है हमको क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा हो गया है। और यही सूरत हाल दूसरे हॉस्पिटल में भी नज़र आ रही है कि जो कि अभी कोई 30% 40% पे थे, अब वो बढ़ के 60% तक चले गए हैं और कुछ हॉस्पिटल भर भी गए हैं। और ये डेल्टा जो है ना वेरिएंट की वजह से है जो कि, और अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी वजूहात की बिना पर हम डिसिप्लिन नहीं है, अपने आप को जो है ना हम कोई उसकी एहतियाती तदाबीर हम अमल नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर। तो सब सारी बातें आपने सही कही हैं और अगर अभी से सरकारी और निजी अस्पतालों में कैपेसिटी का इशू आ गया है तो आने वाले दिनों में क्या हाल होगा। और ये जो सारे हम अपडेट्स दे रहे हैं उससे लग रहा है कि हाल को इतना अच्छा भी नहीं होना। तो इस सूरत हाल में हुकूमत को क्या करना चाहिए? क्या मज़ीद अस्पतालों को फ़ाल किया जाए या कुछ और तजवीज़ आप देंगे? जी डेफिनेटली देखें, एक और प्लान बी तो बनाना पड़ेगा और उसमें यही है कि जो आपको कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज़ को बंद करना पड़ेगा और कुछ पोर्शंस को आपको खोल के उन हॉस्पिटल को, क्योंकि अभी सूरत हाल ये है कि एक्सपो सेंटर में भी तकरीबन 137 मरीज़ मौजूद हैं, 141 वहाँ की कैपेसिटी है। तो आपको और बफर बनाने पड़ेंगे, जल्द से जल्द इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कुछ ऑक्सीजन सप्लाईज को भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अब इसका एकदम लोड आपका प्रेशर ऑक्सीजन सप्लाईज के ऊपर भी आएगा। तो उससे डेफिनेटली काम हो रहा है, बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही हैं। मीटिंग थी सेक्रेटरी हेल्थ के साथ, ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी कि हम जो ऑक्सीजन सप्लाईज की कंपनीज हैं उनसे भी बात कर रहे थे कि ये पहले से प्रिपरेशन हो जाए ताकि फिर इस सिचुएशन में ना आए कि राना खासा के जो एम्बुलेंसेज में लोग हों और उनको जगह ना मिल रही हो।
लोग साहब फिलहाल तो बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल नज़र आ रही है, पर्टिकुलरली कराची की। आपके अंदाजे में कोरोना वबा से मुकम्मल छुटकारा, पता नहीं ये सवाल करना भी नहीं चाहिए या करना चाहिए, तो लेकिन हम सब की ख्वाहिश तो यही है ना कि कब तक हम इस वबा पर काबू पा सकते हैं। देखिए, इसके लिए जो है ना हमको एज अ कौम एक फैसला करना होगा कि हमको डिसिप्लिन होना होगा, SOPs पे अमल करना होगा और वैक्सीन लगाने होंगे। देखिए, वैक्सीन जो है ना इस मुल्क में फ्री लग रहे हैं, और मेरी अभी कुछ लोगों ने थाईलैंड से किसी ने मुझसे फ़ोन पे बात किया था, पूछ रहा था वैक्सीन के बारे में, वहाँ पर ब्लैक में मिल रहे हैं। ये तो हम लोग शुक्रगुजार होना चाहिए कि शुक्रिया कि यहाँ पर फ्री मिल रहा है और हम लोग नहीं लगा रहे होंगे। वैक्सीनेशन जब तक हमारी 70% से ज़्यादा आबादी वैक्सीनेशन नहीं होगा तो, और ज़्यादा पूरी दुनिया में तमाम लोग जब तक ये नहीं करेंगे तो इसमें 1-2 साल का एलिमेंट लगेगा। अगर हम लोग तमाम SOPs पे फॉलो करें, वैक्सीनेशन लगाएं, तो 1-2 साल बाद ये सूरत हाल हो सकती है कि हम एक नॉर्मल फ्लू की तरफ इसको एक्सेप्ट करना लगेंगे। डॉक्टर अब्दुल बारी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और बात सारी वही होगी जो हमारा सवाल होता है ना, जो एक रिटोरिकल सवाल लगना स्टार्ट हो गया, जी ये वबा कब ख़त्म होगी, क्या होगा, ये इट्स अप टू अस। जब हम सारे वैक्सीनेट हो जाएंगे, पूरी दुनिया तो लगी हुई है, हम लोग भी लगे हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर रफ्तार थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ कर ले तो ज़रा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, नहीं किया तो इसी तरह म्यूटेट करती रहेगी और हम ढूंढते ही रहेंगे कि और कल डॉक्टर जावेद अकरम बता रहे थे ना कि हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 साल तक यही वैक्सीन करामत साबित होती रहे, ये वायरस बहुत जल्दी अपनी हैयत और अपनी शक्ल बदल रहा है। सो अगर हम सबको वैक्सीनेट होना है तो टाइम कम है, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है और एवरीबडी should take it seriously. I still know people जो नहीं लगवा रहे वैक्सीन, उनकी अपनी रीजनिंग है, अपनी वजूहात हैं। भाई क्या वजह, बहुत ये ना बड़ी एक होता है ना, एक लिटमस पेपर, एक लिटमस टेस्ट होता है, बड़ा डिवाइड सामने आ गया। जो नहीं लगवा रहे और उनकी कभी आप मंतक सुना करें कि वो क्यों नहीं लगवा रहे, तो फिर आप उनको अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा आउट कर देते हैं। बिकॉज इतनी जहालत, इतनी स्टडीज और रिसर्चेज और इतना कुछ होने के बावजूद जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना। और मैं एक बात बताऊं, ये वही लोग नहीं लगवा रहे जिनकी अपनी फैमिली में कोई करीबी शख्स इस वायरस की वजह से दुनिया से नहीं गया। जिनके गए हैं ना, आप उनसे पूछें कि वो किस तरह बेताब और बेचैन थे इस वैक्सीन के इंतजार। और उस्मान मिर्ज़ा केस की हम बात करेंगे। सुस्त रवि से आगे बढ़ रहा है और हमें खदशा यही रहता है कि जब तक तो मीडिया में बात होती रहे, इस पे पेशरफ्त होती रहती है, और जब और ख़बरें आ जाती हैं सामने तो ये केस कहीं पस मंज़र में चले जाते हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR में मज़ीद दफ़ात शामिल कर ली गई हैं, ये अच्छी डेवलपमेंट हुई है। और शनाख्त परेड में 3 मुल्ज़िमान की शनाख्त हो चुकी है। आज अदालत ने एक बार फिर मुल्ज़िमान को अदालत तलब किया है, जहाँ मज़ीद रिमांड की दरख्वास्त की जाएगी। अच्छा जी, क्या हो रहा है इसके हवाले से लेट्स स्पीक टू आवर रिपोर्टर और उनसे डिटेल्स लेते हैं। अरफा फिरोज, ओवर टू यू। अच्छा अरफा, यू कैन हेयर अस, बताइएगा कि उस्मान मिर्ज़ा केस एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। अब इस केस में इस वक्त एग्जैक्टली क्या पोजीशन है? क्या अदालतों में चालान वगैरह आ चुके हैं, नहीं आ चुके हैं? इन इब्तिदाई जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या काम मुकम्मल हो गया है या अभी चल रहा है? अब तक 3 जो है वो समातें हो चुकी हैं और उस पर जो है मुख्तलिफ पहलू जो है वो हमें नज़र आए, जिसमें जो दौरान जब ये वाक़या हो रहा था तो उसमें जो है वो तकरीबन 14 जो है वो लोग जो है उस टाइम मौजूद थे, जो वीडियो भी उनमें से जो है वो 3 लोग बना रहे थे। और इसके साथ साथ जो है ये भी दौरान समात जो है वो हमें मालूम हुआ कि जो मुद्दई हैं उनसे तकरीबन जो है वो 11,25,000 रुपये भी जो है वो इन मुल्ज़िमान ने लिए हैं। और उसके बाद जो है वो तशद्दुद का भी उन्हें जो है वो निशाना बनाया गया। जो दौरान समात है वो उसमें अभी जो हमें जो लेटेस्ट उसमें जो यही पता चला कि उस्मान मिर्ज़ा पर जो है वो ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जो दीगर मुल्ज़िम हैं फरहान और अताउर रहमान और जो ये अदारिस कयूम भट्ट हैं, कि जो पैसे हैं वो उस्मान मिर्ज़ा जो है वो ले रहा था और उन्होंने जो है वो कोई भी जो है इनसे पैसे नहीं लिए। जबकि जो उस्मान मिर्ज़ा वो ये कह रहे हैं कि मैं एक अमीर जो है वो एक इंसान हूँ और मुझे जो है वो पैसों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये इसी तो तरह अमीर हुआ है ना प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन ये तो एक और टेंजेंट पे बात चली गई, तो जो पैसे शैसे हुए होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन जो वाकया हुआ उस पर भी बात होनी चाहिए। 14 लोग थे। अच्छा, तो अब तक जो कुछ नज़र आ रहा है, आपका क्या अंदाजा है कि कब तक इस केस का कुछ बन जाएगा और कुछ फैसला आ जाएगा, सजा हो जाएगी? बिल्कुल, तो क्या लग रहा है?
उसमें जो है वो तफ्तीश भी जो है हो रही है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, और जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है उसमें समाअत भी इसकी जो है वो रेगुलर बेसिस पे जो है वो जारी है। पुलिस का हम जो है वो ये एक मौक़िफ़ आप कर सकते हैं कि पुलिस अपनी तरफ से जो है वो पूरी कोशिश करी है कि इसमें जितनी ज़्यादा तफ्तीश हो सके जो है वो की जाए। FIA से भी जो है वो हेल्प ली जाए कि भाई ये वीडियो जो है वो कहाँ से बनाई गई थी, किसने बनाई थी, ये भी जो है वो दौरान समाअत पुलिस ने जो है वो बताया था अदालत को। और बहुत शुक्रिया आपका, अरफा हमारे साथ मौजूद थे, और ये ख़बर हमने इसलिए शामिल की है ताकि इस केस को कोई भूले नहीं, और जो अथॉरिटीज़ हैं जो करता धरता है वो भी ये ना समझें कि जनाब मीडिया की लाइमलाइट से हट के आए तो कोई सेटलमेंट हो जाएगी। हम इस केस पे बात करते रहेंगे। हैविंग सेड दैट, कितने अफसोस की बात है कि जब तक मीडिया में बात ना हो तो उस पर कोई शायद फैसला भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक और खैर मुबारक, क्योंकि हमें भी बड़े मैसेजेस आ रहे हैं ईद मुबारक। भाई हमारे एक दोस्त हैं, हमारे कॉलीग हैं, और उनके गांव में पता लगा है खैबर पख्तूनख्वा में आके आधे गांव में आज ईद है जी। इट्स ओके, जो दिन भाई ईद आपने मनानी है आप ईद मना लें। ऑब्वियसली एक दिन होता है ईद का, और हम सिर्फ स्पिरिट ये कह रहे हैं, लेकिन पूरा गांव तो वैसे पिंड बना ही सकता था ईद। अगर नहीं, मेरा ख्याल है कि जब हुकूमत पाकिस्तान की सतह पे फैसले हो रहे हैं, और जाहिर है कि यहाँ पे जो चांद था वो अब जिस दिन पैदा नहीं हुआ था उसके हिसाब से आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि आप ईद मना रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए। साइंस में ना जाए लोग, जो बना रहे होते हैं ना ईद अगेंस्ट द ग्रेन, मतलब पूरा मुल्क एक तरफ और ये एक पहले तरफ, तो आपको पता है पेशावर शहर में भी ये होता था, बट आई होप कि इस दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन एटलीस्ट खैबर पख्तूनख्वा के एक गांव से हमारे दोस्त ने हमें रिपोर्ट ज़रूर दी है कि उनके आधे गांव में तो आज ईद है। लेकिन अदरवाइज़ जो लोग ईद मना रहे हैं, अफगानिस्तान में भी ईद मनाई जा रही है, आपको पता है, और इसके अलावा UAE, सऊदी अरेबिया, कनाडा, अमरीका, इंग्लिस्तान, जहाँ जहाँ ईद मनाई जा रही है। ईद मुबारक एवरीबडी वंस अगेन। और बाहर के मुल्कों में आपको पता ज़रा मुश्किल हो जाता है। आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्रेंड इन लंदन, तो उन्होंने कहा जी यहाँ दुम्बे होते हैं, बकरे नहीं मिलते, तो आप वही स्लॉटर हाउस ले जाते हैं और वहीं पे इनफैक्ट आप चूज़ करते हैं और वो आप फिर गोश्त घर ले आते हैं। तो वहाँ की अपनी चीज़ें होती हैं। यहाँ आपको पता है हमारे यहाँ गली मोहल्लों में आजकल रौनक मेरा चल रहा है। बाहर बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं, लाइक माई सिस्टर, जो कि उनकी कुर्बानी होती पाकिस्तान में ही है, तो ज़्यादातर लोग और फिर जाते भी हैं कि यहीं बटे ना, फिर वो जो ऑब्वियसली जो फ़राइज़ सारे करने होते हैं। लेकिन हम रिमाइंड आपको ज़रूर आज ये बताना चाहेंगे, कराना चाहेंगे कि प्लीज़ पहले से आपके जो बैग्स, आपको पता है ना वो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं जिसमें आलाइशा वगैरह आप रखें, इस तरह खोले ना फेंकें। आप अपने मुल्क को कैसे गंदा कर सकते हैं, ये समझ नहीं आता कि एक तरफ आप अल्लाह की खुशनुदी के लिए अमल कर रहे हैं, गंदा कर सकते हैं वाला ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट और हैवी सवाल है, क्योंकि हम अपनी नज़रों से देख चुके हैं कि लोग जो गंद इस तरह, जब आदत ही हो ना किसी, इवन अगर आप अपनी चॉकलेट का रैपर या अपना कोई जूस पी रहे हैं उसका डब्बा भी अगर बाहर फेंकेंगे तो आप वही लोग हैं जो आलाइशें भी इसी तरह बाहर फेंकेंगे। बिकॉज़ पाक फजाइया ने भी आपको बताया एक पब्लिक सर्विस मैसेज जारी किया है कि एयरपोर्ट के करीबी इलाकों में तो खास तौर पर आलाइशें यूं ना फेंकें, इनको डंप करें मखसूस जगहों पे, या फिर अगर आपके घर में कोई गार्डन है, आपके घर के बाहर कोई क्यारी है तो उसमें दबा दें। आप खाद भी मिलेगी आपके पौधों को और चीज़ भी ठिकाने लग जाएगी। प्लीज़ जब आप अल्लाह की खुशनुदी के लिए कोई काम करते हैं तो अल्लाह के लोगों को नुकसान या उनको अजियत पहुंचाने के लिए आलाइशें सड़कों पर ना फेंकें। लेटर एंड स्पिरिट में दोनों चीज़ों को फॉलो करें। शी इज़ एक्चुअली द यंगेस्ट इलेक्टेड मेंबर, सो इनसे हम बात भी करेंगे, बट उससे पहले लेकिन महंगाई की हम जरा बात कर लें, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक अनफनी जोक बन गया है। अनफनी जोक में इसलिए कह रही हूँ कि हंसी किसी को नहीं आ रही। आपको बताएं कि पेट्रोल, चीनी, आटा, घी और बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी देने के बाद वजीर आजम ने बढ़ती महंगाई का नोटिस लेते हुए अहम इजलास बुला लिया। मतलब आपको भी लग रहा होगा कि आपने तो दो बड़ी निगेट करती हुई बात कह दी, बट मैंने तो बात की है, यहाँ तो लोग कर रहे हैं। तो फैसला हुआ जी कि चीनी पर 30 नवंबर तक सेल्स टैक्स का निफाज जो है वो वापस लेकर चीनी को 21 एक्स मिल रेट पर बेचा जाएगा। और इजलास में सरकारी कीमतों पर अमल कराने में गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला हुआ है। वज़ीर आज़म ने अशियाए ज़रूरिया के डेटा शेयरिंग से मुताल्लिक कानून को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत भी की है, लेकिन ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की नई सरकारी एक्स मिल रेट कीमत जो है वो 70 रुपये फ़ी किलो मानने से इनकार कर दिया है।
पहले वैसे इन्होंने कौन सी को मानी है। चीनी एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा रेट पर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। ये मुमकिन नहीं है कि महंगे गन्ने से बनी चीनी सस्ती फ़रोख्त करें। अब वज़ीर आज़म अपने फ़ैसले पर अमल कराने में कैसे कामयाब होंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि महंगाई के नोटिस और इजलास बुलाने की रिवायत तो मुसलसल चली रही है। और पहले तो ये ऑलमोस्ट जोक बन गया था कि जब वज़ीर आज़म इजलास बुलाते थे तो उसके बाद और ज़्यादा महंगाई हो जाती थी। जिस भी चीज़ का नोटिस ले लेते थे वो और महंगी हो जाती थी। और सबसे बड़ा फैक्टर मैं कहता हूँ इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन तो है, हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, हमारी बिजली बहुत महंगी है। अगर आप एक पंखा और 2 ट्यूब लाइटें और एक फ्रिज भी घर में लगा लें तो वो बिल इतना आता है कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा जी, इसी पे बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मावन खुसूसी अली नवाज़ ऐवान हमारे साथ मौजूद हैं। और अली ऐवान, सबसे पहले तो आपसे हम यही पूछेंगे, बताएंगे बल्कि रात जी, पेट्रोल महंगा हुआ, आटा चीनी घी भी महंगे किए गए, बिजली तो खैर है ही महंगी, तो ये सब कुछ महंगा करने का फैसला हुकूमत का अपना है। फिर महंगाई बढ़ती है तो वज़ीर आज़म नोटिस ले लेते हैं। मतलब किस चीज़ का नोटिस लेते हैं? उन्होंने खुद ही तो अप्रूव किया था, तो अपने एक्शंस का नोटिस लेते हैं। प्लीज़ एक्सप्लेन टू अस व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ज़रा आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि महंगाई से पाकिस्तान का इस वक्त इशू नहीं है, पूरी दुनिया का। ये जो कोविड और पोस्ट कोविड और प्री कोविड जो चीज़ें आपके सामने आई हैं, उसे पूरी दुनिया में जो आपकी मार्केट्स हैं, कमोडिटी मार्केट्स, वो हिट हुई हैं, आपकी सप्लाई चेन्स हिट हुई हैं। आप ये देखें, उसके बाद पाकिस्तान ने अपने एग्रीकल्चरिस्ट को सपोर्ट देने के लिए सपोर्ट प्राइसेस बढ़ाई हैं। क्रिटिसिज्म होना चाहिए, पर वो हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। पिछले 6 महीने में डॉलर की पेट्रोल की जो प्राइस है इंटरनेशनली, वो $50 पर बैरल से बढ़ते 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 $70-75 पर बैरल पे पहुंच गई है। और जो इंटरनेशनली अगर उसको आप परसेंटेज में देखें तो वो 47% बनता है। और जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने वो बर्डन अपने ऊपर उठाया है, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमने ट्रांसफ़र किया है वो 17% बनता है। तो ये है गवर्नमेंट की नीयत। अब डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड चीज़ें होती हैं, पर उसके अंदर मसाइल आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल भी आते हैं, जिसकी वजह से आप देखते होंगे अक्सर औकात जब भी वो ज़्यादा डिसबैलेंस आता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब उसका नोटिस लेते हैं और उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं। अच्छा, क्या करें कि आप पूरी दुनिया की महंगाई की बात कर रहे हैं आप हंस साहब, लेकिन इंडिया, इवन अफगानिस्तान, इवन खत्ते का और कोई भी मुल्क उठा के देख लें, उनकी इन्फ्लेशन रेट भी आप नोट कर लें सिंगल डिजिट में, इनफैक्ट 5 के राउंड अबाउट है। और हमारे यहाँ भी देख लें डबल डिजिट में कब से चल रहा है, हमारे यहाँ 11% तक भी गया है। अली नवाज साहब, आप कह रहे थे कि शायद हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, मतलब हम भी दुनिया में देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो हम थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस आपसे सवाल पूछने से पहले ज़रूर कर लेते हैं। अगर दुनिया में आप देखें तो उनकी मिनिमम वेजेस क्या है, उनकी कुव्वत ख़रीद क्या है, मतलब अगर महंगाइयाँ हो रही हैं तो लोगों को भी उसी तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है ताकि वो अफोर्ड कर सके। उस हिसाब से हो भी नहीं रही। अच्छा अवान साहब, एक ऐसा इशू है जिस पर जाहिर है आप एक वज़ीर ख़जाना हटा चुके हैं, हफीज़ शेख साहब, यानी आप लोग संजीदा हैं, इसे हम नहीं डिस्क्रेडिट करेंगे, लेकिन एक वज़ीर ख़जाना की कुर्बानी के बाद भी अगर मसला हल ना हो तो फिर वजह प्रॉब्ली कुछ और होगी। आसान अल्फाज में हमें समझा सकते हैं, या फिर उनके हटाने की वजह कुछ और थी, या तो महंगाई की वजह कुछ और है, या उनको किसी और वजह से हटाया। देखिए, फिर मैंने आपको पहले ये बताया कि महंगाई एक आलमी इशू है इस वक्त, और आलमी इशू को टैकल पूरी दुनिया कर रही है। उसकी एक मिसाल है, अगर आपका कैमरा दिखा सके, इसमें लिख रहा है, कौन लिख रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है कि यूएस इन्फ्लेशन इज हाईएस्ट इन 13 ईयर्स एज प्राइसेस सर्ज। दूसरी तरफ कौन लिख रहा है, ब्लूमबर्ग लिख रहा है यूएस कंज्यूमर प्राइसेस जंप मोस्ट सिंस 2008। ये देखें, ये वो लिख रहा है। इधर से इंडियन एक्सप्रेस ले लें, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन स्पाइक्स टू 6.30 इन मई। ये लिख रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है। तो खुदारा ये एक इंटरनेशनल फिनोमिना है, और हम कोशिश कर रहे हैं जो इंटरनेशनल फिनोमिना है, जो इंटरनेशनली कमोडिटी प्राइस हाइक आई हुई है, जो सप्लाई चेन्स हिट हुई है, उसका कम से कम हम बर्डन लोगों की तरफ शिफ्ट करें। सो आई होप कि 6.3 आपने तस्करा कर दिया कंज्यूमर इन्फ्लेशन, कंज्यूमर कमोडिटीज इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, तो वो 10.9 से तो काफ़ी कम ही है।
अपनी यहाँ से तो कंपैरिजन कर लें। अच्छा चले छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, ये बात समझा दें कि वजीर आजम 3 साल में दर्जनों बार महंगाई का नोटिस वॉट एवर दैट मीन्स ले चुके हैं। अब ये नोटिस लेने का क्या मतलब होता है? कई मरतबा माफियाज की निशानदेही की है उन्होंने, सैकड़ों बार माफियाज के खिलाफ एक्शन के वादे भी किए हैं, लेकिन आज तक कोई एक मिसाल सामने नहीं आई कि किसी इंक्वायरी के बाद किसी को सजा मिली हो। तो लिहाजा ये क्या नोटिस होता है जब कोई एंड रिजल्ट नहीं होता? तो आप बदल दी जाती है ना? तो आप नहीं समझते कि महंगाई कम ना होने की वजह इन माफियाज की हौसला अफजाई भी है? ऑब्वियसली दे नो कि कोई वो दे विल नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल। मुतादिद इंक्वायरियां हुई हैं, किसी का कोई नतीजा नहीं निकला। देखें, अगर हम किसी डिक्टेटरशिप में तो रहते नहीं, हम एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं। वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है जिसको हम फॉलो करते हैं और उसके अंदर 3 टीयर्स होते हैं। पहला लेजिस्लेटर है, दूसरा एग्जेक्टिव है और तीसरा आपका जुडिशल सिस्टम है। आपका ये काम है पॉइंट आउट करना, आपका ये एग्जेक्टिव का काम है उसको आगे लेके जाना, और फिर जुडिशरी पे डिपेंड करता है कि उसकी जो उसके ऊपर किस तरह की सजाएं देती। जो हुकूमत का रोल था, हुकूमत उस रोल को पूरी तरह पूरा कर रही है। हम उसको लाइमलाइट में भी लेके आते हैं, उसके ऊपर कमेटीज़ भी बनाते हैं, उन कमेटीज़ को पब्लिश भी करते हैं, उनके खिलाफ उसके बाद जो तहकीकाती इदारे उन पर केस भी बनाते हैं। नाउ रेस्ट डिपेंड्स ऑन द जुडिशरी। अब वो वाला रोल हमारे पास नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मतलब वो रोल हमें ले लेना चाहिए तो फिर आपको इसके लिए कुछ और ही करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी अली नवाज जमान। मतलब वो एक्सप्लेनेशन सही आई नहीं वैसे अली नवाज साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, बट आप आवाम को सेटिस्फाई नहीं कर सके अपने जवाबों से। मतलब वो एंड में बात जुडिशरी, बहुत से एवेन्यूज हैं जहां वी कैन पुट द ब्लेम, बट एट द एंड हु इज रिस्पांसिबल? आवाम तो भुगत ही रही है ना इस चीज को, तो जवाब तो कोई मिला नहीं आपकी तरफ से। इंक्वायरियां होती हैं वैसे ही जवाबात भी होते हैं, किसी का कोई नतीजा निकलता है। तो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। So disappointing and frustrating, honestly. आगे ही चलते हैं। अच्छा जी, बैरून मुल्क रिहाइश पसीर पाकिस्तानी आलमी सतह पर खेल से सियासत तक, इनफैक्ट कल तो हमने एंटरटेनमेंट में भी देख लिया, गुलकारी तक में बड़े सरगर्म है। अहम ओहदों पर तैनात पाकिस्तानी बेमिसाल खिदमात सर अंजाम देकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून बुशरा अमीवाला कम उम्र मुंतखब मुसलमान ओहदेदार होने का एजाज़ अपने नाम कर चुकी हैं और अपने शहर में एजुकेशन बोर्ड के इंतखाबात लड़ने वाली बुशरा 21 साल की उम्र में रुकन मुंतखब हुई हैं। ज़बरदस्त। आपको ये भी बताएं कि सियासत में नौजवानों को आगे लाने की कोशिशों में मसरूफ़ बुशरा आज जियो पाकिस्तान की मेहमान हैं, आपको उनसे मिलवाते हैं। बुशरा, गुड मॉर्निंग। हमारे यहाँ तो गुड मॉर्निंग है और होप यू आर डूइंग वेल। बुशरा, हम चाहेंगे एक दफ़ा आप खुद अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करें कि आप एग्जैक्टली क्या करती हैं और कहाँ अपॉइंट हुई हैं। Of course. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for having me on your show. मेरा नाम बुशरा अमीवाला है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे यंगेस्ट मुस्लिम इलेक्टेड ऑफिशियल हूँ और मैं बोर्ड ऑफ एजुकेशन पर सर्व करती हूँ। ऑलराइट, सो ये ख्याल आपको क्या बचपन से था कि आपने कुछ करना है या आगे जाके आपने कम्युनिटी सर्विस या पॉलिटिक्स या इस तरफ आना है, या अचानक से वाज इट एन एक्सीडेंट या फिर डिड यू प्लान फॉर इट? हाँ, तो बहुत कम उम्र से मुझे ऑलवेज बहुत शौक था कि मैं कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा काम कर सकूं, कि मैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना सकूं एंड मेक अ डिफरेंस कर सकूं पीपल के लाइव्स में, वेदर बी एजुकेशन में, हंगर में, फूड इनसिक्योरिटी, होमलेसनेस, ये सारे इश्यूज़ मुझे बहुत इम्पोर्टेंट फील होता था। एंड मैं एक्चुअली फर्स्ट पर्सन थी मेरी फैमिली में जो यूनाइटेड स्टेट्स में बोर्न हुई, तो ऑलवेज मेरे फैमिली का एक जोक होता था कि एक दिन मैं प्रेसिडेंट भी बन सकती हूँ अगर बनना चाहूँ। हमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह आप इतनी कम उम्र में चल पड़ी हैं तो आप डेफिनेटली वहाँ तक भी इंशाल्लाह पहुँचेंगी। तो ये इंटरेस्ट का एक बताएं, और ये तो बड़ी एक डेडिकेशन का काम भी है एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं। आपको किस तरह कितनी सपोर्ट मिली आपकी कम्युनिटी से? बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ आप रहती हैं वहाँ तो बहुत और नेशनलिटीज़, अमेरिकन बहुत से लोग हैं, लेकिन यू बीइंग अ पाकिस्तानी तो आप में वो किस तरह उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस देखा, इतना फेथ डाला कि आप ही को इलेक्ट किया, आपको इलेक्ट कर दिया? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारे कम्युनिटी से बहुत सपोर्ट मिला, बस पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं था, मगर हर कम्युनिटी ने मुझे सपोर्ट किया। ये लोग चाहे कि मैं आगे बढ़ूँ एंड मैं ना कम्युनिटी में ऑलवेज बहुत इन्वॉल्व रहती थी। जब मैं 13 साल की थी मैं 5 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 5 days of the week पर वॉलंटियर करती थी। सो मैं एक स्ट्रेंजर नहीं थी कम्युनिटी के सामने।
एंड जब मैं 19 साल की थी मैं इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी एंड तब से सब चाहते थे कि एक यंग पर्सन आगे आए, एक मुस्लिम पर्सन आगे आए, एक पर्सन ऑफ कलर आगे आए, तो ये सब रीजंस के लिए सब बहुत सपोर्ट करते थे। आपका ड्रीम क्या है? व्हाट डू यू वांट टू अचीव लेटर इन लाइफ? I just want to leave the world in a better place than when I found it in. So मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया जो मेरे हाथ में आए मैं एक अच्छा इम्पैक्ट बनाकर जाऊँ। किस तरह से, क्या किस शोबे में आप अपनी कंट्रीब्यूशन देना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन है ना, मैंने नोटिस किया कि फाइनेंशियल बैरियर्स होते हैं टू एडिक्वेट एंड इक्वल एजुकेशन। सो मैं चाहती हूँ कि एक फाइनेंशियल बैरियर की वजह से किसी को अच्छा एजुकेशन ना मिले, ऐसा चीज़ ख़त्म हो जाए कि हर पर्सन को इक्वल एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन बन सके। ये मेरा एक ड्रीम है। आप कुछ करेंगी पाकिस्तान में जो बच्चे बढ़ना चाहते हैं बाहर, कोई उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम की कोशिश करें कि जिनके फाइनेंशियल बैरियर्स हैं, जो पढ़ सकते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ कोशिश करें आप? अभी मेरे पास एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड द अमीवाला फाउंडेशन एंड हमारा मिशन है टू सपोर्ट, अपलिफ्ट एंड इंस्पायर यंग पीपल। एंड अभी तो यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है, मगर इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि एक्सपैंड भी करूँ, ये स्कॉलरशिप्स एंड इनिशिएटिव्स पाकिस्तानी बच्चों को भी ऑफर कर सकूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ज़बरदस्त बुशरा, बहुत ही खुशी हुई आपसे मिलके। और पाकिस्तानी ख़ासतौर पे पाकिस्तानी लड़कियां, ख़वातीन अगर बहुत कुछ कर रही हूँ और पाकिस्तान में भी कर रही हूँ, पाकिस्तान से बाहर भी कर रही हूँ, तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। थैंक यू सो मच। बिकॉज वही बात है ना कि आप अपने एक्शन से ही दुनिया को बता सकते हैं कि व्हाट यू आर, वेयर यू बिलोंग टू, किस मुल्क से आप आए हैं, तो मतलब वो एक अच्छा काम कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन है एंड दिस इज़ रियली कमेंडेबल। अभी हम ज़रा मौसम की बात कर लें, क्योंकि बकरा ईद पे बहुत कुछ करना होता है आपने, कुर्बानी एंड एवरीथिंग, और बाद में बारबेक्यू, तो मौसम का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। बाय द वे वो मैं ऐप सुबह उठते ही पहले तो मौसम ही देखते हैं ना आजकल, तो इट इज़ रेनिंग एवरीवेयर। मतलब इस्लामाबाद में तो पूरी रात से बारिश, और फिर लाहौर में बारिश, कराची में भी बारिश पड़ रही है। तो जी हर साल ईद उल अदा के बाद कराची में जगह जगह गंदगी के ढेर लग जाते हैं, और कराची की जो पहले हालत है वो सबके सामने ही है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, और हमने देखा है कि ईद के बाद ये हालात और भी बुरे हो जाते हैं, बदतरीन हो जाते हैं, और कई कई दिनों तक आलाइशें, ओजड़ियाँ और जानवरों की बाकियात जो हैं वो सड़कों पर पड़ी रहती हैं। वी आर शोइंग यू सम वेरी सिक विजुअल्स, और अगर आपको देख के ना आप अपनी नज़रें चुरा रहे हैं और हटा रहे हैं तो मेक श्योर कि ऐसा ना हो। अभी से बदबू महसूस हो रही है मुझे मनाजर देख के, ताकुन लगता है लोगों को समझ नहीं आता शिकायत करें तो किससे करें। इस बार भी ईद आ रही है, इनफैक्ट आ गई है, कराची में बारिश का मौसम भी चल रहा है। सफाई सुथराई की सूरत हाल यकीनी बनाना शहरी इंतजामिया के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो और कीचड़ मच जाता है। और हम यहाँ शहरियों से भी दरख्वास्त करेंगे कि जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, जानवरों की बाक़ियात दूसरों के घरों के, अपने घर के सामने भी ना फेंकें, गलियों में ना फेंकें, और दूसरों के घर के सामने तो मतलब आप पे तो डबल ट्रबल हो गया ना। एक तो बदतमीजी भी है ये कि पहले तो एहसास नहीं है आपको गंदगी का और सफाई का, और उसके बाद ये बदतमीजी है कि दूसरों को घर के आगे। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची लाइक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। लाइक साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लाइक साहब, कराची जैसे शहर में आलाइशें उठाने का काम वैसे ही बहुत आबादी बहुत ज़्यादा है शहर की, और जानवर भी बहुत ज़्यादा कुर्बान होते हैं, लेकिन अभी तो बारिशें भी हो रही हैं, तो आलाइशें उठाने का काम तेज़ ज़ाहिर करना पड़ेगा। आप लोगों ने क्या प्लान बनाया है इस सिलसिले में? मैं अर्ज करूँ, थोड़ा सा गलतफहमी ये है कि KMC और ये ऑफर्स वगैरह उठाने का काम कर रही होती है। ऐसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस जो है इसके लिए जिम्मेदार होते थे, लेकिन अब ये टेक ओवर कर लिया है फंक्शन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने, और उनकी तैयारी पूरी तरीके से है। वो पूरे शहर का जो है ऑफल और जितनी भी आलाइशें हैं उसकी सफाई का भी काम करेंगे और सॉलिड वेस्ट का भी काम करेंगे। जहाँ जहाँ पर स्प्रे की ज़रूरत होगी वहाँ पर KMC जो है फ्यूमिगेशन का काम करेगी, ताकि जरासीम जो है उनको ख़त्म किया जा सके, मच्छरों की पैदाइश ना हो। इस सिलसिले में तमाम DMCs और KMC अलर्ट है, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो काम है वो सेंट्रलाइज्ड है और पूरे कराची के लिए है इन आलाइशों की सफाई के हवाले से। अच्छा लाइक साहब, ये बताइएगा और इसको समझा दीजिएगा बल्कि कि इस बार KMC ने भालू मट्टी नहीं होती जो जानवरों के लिए मट्टी डालते हैं, जिस पे जानवर खड़े इकट्ठा करते करने की मुहिम भी शुरू की है, तो इसका क्या मकसद है? देखिए, हर गली मोहल्ले के अंदर लोग जब जानवर लाते हैं तो बालू मट्टी जो कि बड़ी प्रेशियस होती है पौधों की अफजाइश के लिए, वो भी साथ लाई जाती है ताकि जानवरों को उसके ऊपर रखा जा सके। वो मट्टी बाद में पड़ी रह जाती है पूरे शहर में, ना सिर्फ गंदगी का सबब बन रही होती है बल्कि वो उठाने के एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को करने पड़ते हैं।
इसमें हमने शहरियों से वॉलंटरी रिस्पॉन्स चाहा है कि वो अगर ये मट्टी जब उनके काम की ना हो और बकरीद के बाद जो है वो KMC को प्रोवाइड कर देंगे तो ये मुख्तलिफ बागात और सड़कों के ऊपर जो हमारे पार्क्स हैं या कॉरिडोर्स हैं जहाँ पर पौधे होते हैं उसकी प्लांटेशन के अंदर हम इस्तेमाल कर सकेंगे और ये बड़ी रिच सॉइल होती है जो कि इस्तेमाल हो जाएगी। दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया। पार्क्स को डोनेट कर सकते हैं आप, ग्रीन बेल्ट्स पे डाल सकते हैं, उसमें ज़ाहिर है ऑलरेडी गोबर वगैरह भी होगा तो खाद फर्टिलाइजर सब कुछ ही होगा, वो यूटिलाइज हो जाएगी। हाँ लाइक साहब बारिशों में हमने मुसलसल ये मसला देखा है कि जगह जगह जमा कचरा जो होता है वो बहने लगता है सड़कों पर, बड़ी परेशानी का बायस बनता है। कचरा उठाने और इसे ठिकाने लगाने का मुस्तकिल निज़ाम क्यों नहीं बन पाता कराची में, क्योंकि जितना कचरा प्रोड्यूस हो रहा है उतना उठ नहीं पाता रोज़ाना। देखिए पूरा निज़ाम मौजूद है, सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने टेक ओवर नहीं किया था इस सिस्टम को। वो डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस इसको टेक केयर कर रही थी और जाहिर है कि वो ट्रेडिशनल सिस्टम तो अब नाकारा सा हो चुका है जहां पर खुद से कोई काम किया जाए। अब आउटसोर्सिंग की तरफ है सारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इंशाल्लाह पूरे कराची के लिए बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट को भी कैटर करते हुए आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे ही आउटसोर्सिंग होगी इसके अंदर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पैदा होती चली जाएगी। अच्छा लाइक साहब हम तो ऑब्वियसली बड़ी वक्ती बात कर रहे हैं क्योंकि अगर इस ईद की ही सिर्फ बात की जाए तो ये ईद तो गुजर जाएगी और फिर इंतज़ामिया की जो परफॉर्मेंस है वो सामने आ भी जाएगी, लेकिन कराची के मसाइल इससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। तो आपकी नज़र में वैसे तो हमारा अपना भी इसमें कुछ राय मशवरे और ओपिनियन है, लेकिन आपकी नज़र में किन मसाइल पर फौरी काम करने की ज़रूरत है और क्या हल हैं आपके पास? कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि खासा पुराना हो चुका है और बड़ी तेज़ी के साथ एक्सपेंड किया है इस शहर ने आबादी के लिहाज से और जोग्राफी के लिहाज से भी जो है आबादी अब कहीं से कहीं पहुंच चुकी है। जो पुराना सिस्टम डला हुआ था, पुराने शहर या पुराने इलाके जो पहले डेवलप हो चुके हैं वो नाकारा हो गया है क्योंकि उसमें हाई राइज क्रिएट हो चुकी है, हाई राइज बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। यहाँ पर एक फैमिली रहती थी वहाँ और सैकड़ों फैमिलीज रह रही हैं। तो ना सिर्फ ये कि इसका सीवेज और वाटर सिस्टम रिहेबिलिटेट होना है बल्कि बड़े स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो कि सीवेज के नाले अब बन चुके हैं उनको भी अब सेपरेट करना होगा ताकि स्टॉर्म वाटर जो है हर साल डिस्टर्ब करता है पूरे शहर को वो ना हो सके। इसके लिए फौरी तौर पर जो अभी रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हुआ है वो बड़े नालों से स्टार्ट किया गया जिसमें महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला और गुज्जर नाला है जिनकी रिवैम्पिंग की जा रही है। उनका सीवेज सिस्टम और स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम अलहदा किया जा रहा है। दोनों अतराफ के अंदर शहरा भी दी जा रही है यानी रोड बनाया जा रहा है ताकि बाद में उसके ऊपर एनक्रोचमेंट भी ना हो सके और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी उसकी प्रॉपर तरीके से हो सके। ज़्यादातर मसाइल जो है इसके जो है वो इसी वजह से होते हैं कि सॉलिड वेस्ट जो है इन सीवेज सिस्टम के अंदर दाखिल हो रहा होता है उसको चोक कर देता है। थैंक यू लाइक साहब। ज़ाहिर है जहाँ एक फैमिली रहती थी वहाँ पे सैकड़ों ख़ानदान रहते हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद की मिसाल भी आपके सामने है। इसके अलावा भी बहुत से इलाके हैं जहाँ पे 500,000 गज का एक बंगला होता था और एक घर होता था और इसमें कितने 10, 12, 15 लोग रह लेते थे। अब वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई हैं और सैकड़ों लोग मकीम हैं। नीचे गटर लाइनें भी आपको पता है वही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वही है, लेकिन ज़ाहिर है उन पर बर्डन पड़ गया है। लेकिन पता नहीं क्या हल है इसका। वैसे नहीं हल प्लानिंग के तहत एक हल ये भी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी होनी चाहिए, मतलब प्लानिंग के तहत डेवलपमेंट भी है। अच्छा कल भी हम हुकूमती कौन थे हमारे शो पे जो कह रहे थे जी 2.5 के हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है, बढ़ तो रही है, इसका इदराक है, तो इसके लिए हुकूमत कर क्या रही है? मैंने तो कोई कैंपेन नहीं देखी कि नेशनल लेवल पे पॉपुलेशन कंट्रोल की, और पहले होती थी। और हम ये बात एक्चुअली मुझे अब लग रहा है कि हम ये बात कर चुके हैं पहले। इस प्रोग्राम को आवाम तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल ही आजाद मतलब छोड़ दिया ना कि बस व्हाटएवर इट इज, लेकिन अभी कंट्रोल की बहुत जरूरत है। फारूक हबीब साहब भी फरमा रहे थे, उन्होंने ही बताया था कि 2.5 ठीक है जी बढ़ रही है। जब आपको ये परसेंटेज पता है तो आप इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की मुहिम ज़ोरों पर है। तमाम सियासी जमातों के कायदीन इलेक्शन मुहिम के लिए आज़ाद कश्मीर पहुंच चुके हैं और वज़ीर आज़म ने भी इंतखाबी जलसों का आगाज़ कर दिया। सियासी जमातें एक दूसरे पर बरतरी हासिल करने के लिए मुसलसल मुखालफिन पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। मतलब दिस इज़ एक फेवरेट पास टाइम हो चुका है और अवामी मसाइल जो है मौजू बनते कहीं नज़र नहीं आ रहे। और इस बारे में हम बार बार हम वार्निंग्स ऑलमोस्ट दे रहे हैं और हम एक सजेशंस देना चाहते हैं वहाँ जो लोग मुहिम कर रहे हैं कि कुछ तो बोलें, कुछ मसाइल की भी बात कर लो या एक दूसरे को ही सुनाते रहना। सुन लें।
कमजोर जेलों में जाए और ताकतवर एनआरओ ले ले और बाहर जाके बैठ जाए और अपने पोते का पोलो मैच देखे। ये आम आदमी नहीं खेल सकता। वहां घोड़ा रखना, पोलो खेलना बड़ा पैसा चाहिए। तो ये बताएं कि पोता जी को पास पैसा इधर से किधर से आया? ये आपका पैसा है। इन्होंने सोचा कि शायद वो मेरी जो एटीएम है, नई नवेली पैसों वाली मशीन, वो पैसे देकर लोगों को इकट्ठा करेगी। लेकिन कल तौबा अस्तगफार इतना इबरत का मुकाम था कि करोड़ों रुपया खर्च करके भी 2 सीटों वालों याद रखना, तुम्हारी 2016 में भी 2 सीटों की औकात थी, आज भी 2 सीटों की औकात है। जलसा नहीं था, क्या था? जलसी थी? जलसी भी नहीं थी। 11 हलकों का नाकाम सरकारी जलसा करने वालों, आओ दीर कोट देखो, ये सिर्फ एक छोटे से इलाके का जलसा है। नालायक, नाअहल और गंदे वजीरों पर जिन्होंने सरजमीन कश्मीर पर खड़े होकर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के लिए कुछ कहा, मैं उस गंदे वजीर के इस रवैये की पुरजोर मजम्मत करता हूँ जिसमें वो पुरअज़म बहादुर कश्मीरियों को कहता है कि ये 2 टके के लोग हैं। Becomes funny at times, you know, but ये हंसने से ज़्यादा रोने का मकाम है कि हमारी अखलाकियात बहैसियत कौम वैसे किधर हैं। और फिर हमारा जो लेवल है ना, कोई एक बात कोई करता है, फिर दूसरा कोई और बात करता है, और माशाल्लाह मतलब कि और इसमें कितना लो लेवल गंडापुर साहब की तो तकरीरें ऐसी हैं जो हमने चलाई भी नहीं, वो चला भी नहीं सकते। और आपको पता है जमाइमा खान की भी आज एक ट्वीट आई है इसी हवाले से, क्योंकि खान साहब कोई बात कर रहे हैं, फिर मरियम नवाज और भी उसको एक और लेवल लो लेके जा रही हैं, और उसमें उन्होंने ऐसी कुछ बातें कर दी जहां एक दूसरे के बच्चों के बारे में, एक दूसरे की फैमिलीज के बारे में चीजें कही जा रही है इन जलसों में। मतलब ये जलसे उस आवाम के लिए जिससे आप वोट मांग रहे हैं, तो उसकी बात करो या फिर आप कोई और बात भाई। आज़ाद कश्मीर के लोगों उन्हीं को वोट देना जिन्होंने आपके मसाइल की बात की है। इंतखाबात नज़दीक आ चुके हैं, सभी जमातों ने इंतखाबी मुहिम में पूरी जान लगा दी है। रिवायती तौर पर आज़ाद कश्मीर में इस्लामाबाद की हुक्मरान जमात ही इंतखाबात जीतती आई है, क्योंकि ज़ाहिर सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट होती है। इस बार मुकाबला बड़ी टक्कर का लग रहा है और लेट्स सी के एक तरफा नताइज आते हैं या नहीं आते। सीनियर सहाफ़ी अफजल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी गहरी नज़र इन मामलात पर। भट्ट साहब, कश्मीर इंतखाबात की मुहिम उरूज पर है, चंद दिन रह गए हैं इलेक्शन डे में। अब इस बार की रिवायती मुहिम रही, आप देख लें कुछ फ़र्क था या वही माजी के मुकाबले में कुछ डिफरेंट नज़र आया, या फिर रिवायती सियासत ही आपको इस कैंपेन में भी नज़र आई है? इस दफ़ा अगर आप आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी तारीख को देखें तो इस दफ़ा इंटायरली पूरी इलेक्शन सिचुएशन मुख्तलिफ आपको नज़र आएगी। पहली बात तो ये है कि ये पहला इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर का जिसमें किसी सियासी जमात ने दूसरी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं किया और ना ही सीट टू सीट एडजस्टमेंट की है। इससे पहले आज तक जितने इंतखाबात हुए हैं, हर इलेक्शन में सीट टू सीट एडजस्टमेंट तो ज़रूर होती थी, लेकिन बाद औक़ात 2 जमाती सैफरीकी इत्तेहाद भी बनता था। एक तो आपको ये मुख्तलिफ नज़र आएगा। दूसरा ये है कि गुज़श्ता 7-8 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऑफेंसिव कैंपेन कर रही थी, जारहाना अटैक करती थी मुस्लिम लीग नून के ऊपर, और मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली थ्रू आउट दिफाई होती थी कि तहरीक इंसाफ कहती थी आप लूट के, वो कहते थे जी हमने नहीं लूटा, वो कहते थे आप चोर हैं, पूरा टब्बर चोर है, और ये एक्सक्यूज़ करते रहते थे। फर्स्ट टाइम हुआ है कि नून लीग ने जारहाना हिकमत अमली इख्तियार की है पीटीआई के खिलाफ, और अब पीटीआई डिफेंसिव है। यानी कि ज़ाहिर अब वो इक़्तिदार में है तो वो उनको चोर और करप्ट कह रहे हैं, जो इक़्तिदार में होता है उस पर ये इल्ज़ाम ज़रूर लगता है। कोई प्रिडिक्टेबल है ये सारे। खैर एनीवे, बट साहब आपसे तो हम तो कुछ और पूछ रहे हैं। आप बताएं, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी यहाँ किसी न किसी शक्ल में इक़्तिदार में रही है इन द पास, लेकिन अब एक ऑब्वियसली तीसरा प्लेयर मौजूद है जो कि पीटीआई है। तो क्या इस बार मुकाबला ज़्यादा सख्त हो सकता है बिकॉज देयर इज़ अनदर पार्टी? ज़ाहिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई जमात है, लेकिन इसमें 80% वो लोग हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से आए हैं, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से इलेक्शन में मौजूद रहे, जीतते रहे, वज़ीर रहे, जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से पार्लियामेंट का हिस्सा रहे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हिस्सा रहे। इसी तरह आप देख सकते हैं मसलन साबिक़ वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं वो भी इस जमात के प्रेसिडेंट हैं।
साबिक स्पीकर जो हैं चौधरी अनवारुल हक, वो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ चुके हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ की मौजूदगी में अब लगता ऐसे है कि जैसे अब 3 बड़ी जमातों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। कम अज़ कम आज़ाद कश्मीर की जो 33 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनमें से 25 के ऊपर तो बहुत कांटेदार मुकाबला है, और 15 ऐसी सीटें हैं जिसमें कोई भी जीत सकता है। आज आप किसी के मुतल्लिक नहीं कह सकते कि नून लीग जीतेगी, पीपल्स पार्टी जीतेगी या पीटीआई जीतेगी। 15-16 सीटें तो ऐसी हैं। थैंक यू अफजल भट्ट साहब, लेट्स सी क्या होता है। शुक्रिया। अच्छा, डिड यू गाइस सी, मैं आप लोगों से कह रही हूँ, आप लोगों ने वो जलसे के और जो सारी ऑब्वियसली कैंपेनिंग हो रही है उनके शॉट्स देखें। ये वो मुल्क है, ये वो दुनिया है जहां आजकल कोविड फैला हुआ है। वी आर इन द 4th वेव ऑफ कोविड, जो कि एनसीओसी खुद इस बात को एतराफ़ कर रहा है कि वाकई जी 4th वेव में हम आ गए हैं। डेल्टा वेरिएंट रैम्पिडली फैल रहा है, और इधर माशाल्लाह आप जरा ये ब्रीडिंग ग्राउंड है, हमने ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया है। ये ढोल ताशे देखें, 12.45% पॉजिटिविटी रेट है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एज वी स्पीक। और अभी इलेक्शन पिछले 24 घंटों में 76 नए केसेस आए हैं। अब कल क्या होगा ये अब अच्छा, हम आपको कल ही तो बताएंगे। हम देख लेते हैं ना बाकी जगह। माशाल्लाह एक ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है, मास्क है ही नहीं इधर। मुझे लग रहा है यहाँ कोई एहसास नहीं है। एक दफा किसी लीडर ने यहाँ आके कहा है कि भाई मास्क पहनो या घर जाओ, क्या कर रहे हो, दूर दूर खड़े हो। कोई आप इनके फायदे की भी बात कर ही ले, या फिर इट डजंट मैटर टू यू एज लॉन्ग एज यू गेट व्हाट यू वांट। बिल्कुल यही लगना स्टार्ट हो गया। प्लीज़ एहतियात करें, हम आवाम से अपील करेंगे। इतने बड़े बड़े मजमे अब तो खैर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इलेक्शन में बहुत ज़्यादा मुहिम गहमा गहमी होती है। बड़ा मजमा ही है अब्दुल्ला। अब तो मेरा ख्याल है जो उरूज पर पहुंचनी थी पहुंच ही गई ना कैंपेन। वैसे प्लीज़ गैदरिंग में जाने से इज्तनाब करें, जाना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ मास्क पहने। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आज के दिन के हवाले से बतानी है कि आज दुनिया भर में जहाँ ईद मनाई जा रही हो तो मनाई जा रही है, लेकिन आज इंटरनेशनल चेस डे भी है। शतरंज का भी आलमी दिन मनाया जा रहा है। और मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से मैंने क्वींस गैम्बिट देखी ना, नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है, तब से मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। अच्छा, तब से नहीं, जब मैं देख रही थी सीरीज तो मुझे तभी अच्छा लग रहा था। उसके बाद जब सीरीज खत्म होगी तो फिर हम आगे निकल गए। हाँ, तो ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन एक और चीज़ हमने आपको बतानी है। यू हैव टू ट्वीट अस कि आपने कहाँ देखा हुआ है। वी जेन्युइनली लैक ओरिजिनल आइडियाज। नहीं, ये एक और पोस्टर है पुराना हॉलीवुड। हमें साथ रखना चाहिए था ना, ताकि हम दोनों पोस्टर दिखाते। एनीवे, वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो, बिकॉज़ टुमारो इज ईद इन पाकिस्तान। वैसे तो ईद हो ही रही है, सो वील सी यू, बाय।